हेलो एवरीवन। आज के एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की केस स्टडी है मेरी उस लाइन की जिनकी शादी को अभी सिर्फ 8 साल हुए हैं, लेकिन जिस समय उन्हें अपने मैरिड लाइफ का हनीमून पीरियड एंजॉय करना चाहिए उस समय वो एक साइलेंट मैरिज में फंस चुकी है और धीरे धीरे ग्रे डिवोर्स की ओर बढ़ रही है। और अब आते हैं उन 3 मेन क्वेश्चन पर जिनके आंसर्स को तलाश करने और जिनको हील करने वो मेरे पास आई थी। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि शादी के तुरंत बाद उनकी लाइफ में ये रिलेशनशिप इश्यूज क्यों शुरू हो रहे हैं। क्लाइंट ने बताया कि शादी के बाद इतनी जल्दी उनकी मैरिड लाइफ में ये कॉम्प्लिकेशंस और परेशानियां स्टार्ट हो रही है और वो जानना चाहती थी कि इनके पीछे क्या कोई टारगेट पैटर्न या अनरिजॉल्व एनर्जी है। और दूसरा क्वेश्चन था उनके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर। जी हाँ, शादी के बाद उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड के विवाह के बाहर भी कई अफेयर्स हैं। इसके पीछे या कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, वो इन्हें समझना चाहती थी और हील करना चाहती थी। और उनका तीसरा क्वेश्चन उनकी सासू माँ यानी उनकी मदर इन लॉ के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर था। उनकी शादी के बाद से ही सास उन्हें लगातार परेशान कर रही थी, तो इसके पीछे क्या कोई कार्मिक कनेक्शन है उनके साथ, वो उसको भी समझना और हील करना चाहती थी। और यही 3 क्वेश्चन इस पूरी कार्मिक रिलेशनशिप स्टोरी को समझने की बनने वाले थे। और मुझे ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि क्लाइंट को ना सिर्फ इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर्स मिला, ना सिर्फ उनकी हीलिंग हुई, बल्कि जो ये सेशन जो शुरू हुआ था पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, वो एंड होते होते उनके स्पिरिट गाइडेंस के कारण एक दूसरे ही डायरेक्शन में चला गया। और वो ना सिर्फ एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन बल्कि एक सोल लेवल हीलिंग से भी बियॉन्ड एक हायर, डीपर और पावरफुल थेरेपेटिक सेशन बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन का सेशन बन गया। अब मुझे ये गाइडेंस स्पिरिट गाइड से कैसे मिली, क्लाइंट को अपने स्पिरिट गाइड से क्या मैसेज मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट एक पावरफुल टेक अवे जो मैं आपको इस स्टोरी के एंड में दूंगी। तो ये सब जानने के लिए दोस्तों वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए। और इस पूरी कार्मिक रिलेशनशिप स्टोरी को लेकर आप क्या सोचते हैं अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर कीजिए। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके हर कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं एक सिंगापुर बेस्ड इंटरनेशनली सर्टिफाइड प्रोफेशनल पास्ट लाइफ एंड बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड एडवांस्ड क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक डायरेक्ट सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस हीलिंग कोच हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मेरी क्लाइंट ओरिजिनली दिल्ली के एलिट क्लास से बिलोंग करती है। मैरिज के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई है। उनकी शादी को अभी सिर्फ 8 साल ही हुआ है। ये एक अरेंज मैरिज है। क्लाइंट इनिशियली इस मैरिज के लिए रेडी नहीं थी। अब क्यों रेडी नहीं थी? क्योंकि क्लाइंट के अकॉर्डिंग वो दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है और वो दिल्ली को छोड़कर इनिशियली जाना नहीं चाहती थी, कहीं और सेटल नहीं होना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़का जो आज उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने क्लाइंट को पहली नजर में पसंद कर लिया था। उन्होंने उनको मैरिज के कई प्रपोजल भेजे, एक बार नहीं बार बार, लगभग 2 साल तक उन्होंने कई बार उन्हें शादी के प्रस्ताव भेजे। कभी क्लाइंट ने उन्हें इग्नोर किया, कभी रिजेक्ट किया और इस दौरान क्लाइंट ने भी कई दूसरे रिश्ते देखे, लेकिन किसी भी रिश्ते में जो बात थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। और फिर एक वेरी फाइन डे ये जो लड़का है जो इनके हस्बैंड है वो अपनी मदर को लेकर अनएक्सपेक्टेडली उनके घर पहुंच गए। दोनों फैमिलीज मिली, बातचीत हुई और फाइनली उनकी मैरिज डिसाइड हो गई। 2 साल तक जो लड़का उनसे शादी करना चाहता था, कैसे वो शादी के बाद एक चीटिंग पार्टनर बन गया। आई मीन सुनने में ये स्टोरी कितनी क्यूट और रोमांटिक लगती है, बट क्वेश्चन तो यही है ना कि क्या ये रिश्ता सिर्फ एक प्यार का रिश्ता है या फिर ये दोनों सोल्स के बीच कोई बहुत ही गहरा कार्मिक डेट था जो बार बार इन दोनों सोल्स को एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। और जैसे जैसे ये स्टोरी अनफोल्ड होगी दोस्तों, आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे।
क्लाइंट को लगा कि भाई एवरीथिंग इज सॉर्टेड, स्पिरिचुअल लेवल पर सब प्रोटेक्शन है, मैरिज के लिए प्रॉपर प्रोसेस है, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मेरे पास रेगुलरली ऑलमोस्ट every week husband or wife couples relationship issues, emotional disconnection, cheating, grey divorce और silent marriages के केसेस आते हैं। सरफेस लेवल पे ये देखने में शायद आपको सारी स्टोरीज एक जैसी ही लगे, कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, कहीं कोई इमोशनल डिस्टेंस है, कहीं बिट्रेयल है, तो कहीं डिवोर्स की सिचुएशन है। लेकिन असल में जब हर केस के डीप में जाया जाता है, उनके पास लाइफ के रूट को देखा जाता है, तो जो उनके पास लाइफ के रूट, कार्मिक पैटर्न्स और उनकी जो सोर्स होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और अगर मैं हर केस को यूट्यूब में डालने लग जाऊं तो शायद आपको लग रहा कि मैं सेम स्टोरी को बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसलिए मैं हर क्लाइंट के केस को यूट्यूब पे नहीं डालती हूँ। लेकिन आखिर इस कार्मिक रिलेशनशिप स्टोरी को मैंने क्यों चुना, इसमें क्या खास बात है? तो इसका कारण ये है कि मुझे इसको शेयर करने के लिए एक बहुत ही क्लियर इंटेंट इनर मैसेज मिला था। जी हाँ, अभी रिसेंटली ये मेडिटेशन के दौरान मुझे ये मैसेज डाउनलोड हुआ कि मुझे ये स्टोरी स्पेसिफिकली सबके साथ शेयर करनी चाहिए। देखिए, मैं एक बहुत ही हाईली इंट्यूटिव पर्सन हूँ और अपने इंट्यूशन को सिर्फ फील ही नहीं करती हूँ बल्कि उन पर एक्शन भी लेती हूँ। और अगर ये वीडियो आज आपके सामने आए तो शायद इसके पीछे भी कोई रीज़न हो सकता है, इसलिए इस पूरे स्टोरी को सिर्फ एक कहानी की तरफ मत सुनिएगा दोस्तों। हो सकता है कि इसके अंदर आपके लिए कोई हिडन मैसेज हो, तो इसे ध्यान से डिकोड कीजिएगा। एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड। जिनका टाइम आ गया होगा वो इस मैसेज को रिसीव करने के लिए सही रिसीविंग मोड में भी होंगे और ये वीडियो उनके पास पहुंच जाएगा। आई एम हाईली कॉन्फिडेंट। तो जैसे कि मेरी इस लाइन की लाइफ में भी ये जो पास्ट लाइफ रिलेशन का सिग्नल है, ये बहुत ही अर्ली एज में आ गया था। उस समय वो एक यंग गर्ल थी और अपनी करियर को लेकर काफ़ी क्लियर नहीं थी, कंफ्यूजन में थी। और इसी दौरान उन्होंने एक रिनाउंड पास्ट लाइफ रिलेशन थेरेपिस्ट को कंसल्ट किया और रिलेशन के एक्सपीरियंस के बाद धीरे धीरे उनकी इंटरनल एनर्जी शिफ्ट हुई और उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी इम्प्रूव होने लगी। और यही पर्सनल एक्सपीरियंस शायद एक बहुत बड़ी वजह थी कि उनका पास्ट लाइफ और कार्मिक पैटर्न में विश्वास और भी ज़्यादा गहरा हो गया। और अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं समय में, कट टू द टाइम ऑफ द मैरिज। जब उनकी शादी में भी लगातार डिले होने लगी, तब उनके मन में ये थॉट आया कि कहीं इस डिले का कनेक्शन भी तो मेरी कोई पास्ट लाइफ से नहीं है। और इसी थॉट के साथ उन्होंने एक बार फिर पास्ट लाइफ रिलेशन को कंसिडर करने का डिसीजन लिया। और ऑनेस्टली ये डिसीजन सही भी था, लेकिन अब समय चेंज हो चुका था। अब जमाना था सोशल मीडिया और इंटरनेट का, और इसकी वजह से बहुत सारी नई और पावरफुल मोडालिटीज पॉपुलर हो चुकी थी। पास्ट लाइफ रिलेशन के साथ साथ आकाशीय रिकॉर्ड रीडिंग, थर्ड आई प्रॉक्सी, PLR और ऐसी कई बहुत सारी मोडालिटी अब लोगों तक पहुंचने लगी है। और उन्होंने मुझे बताया कि तब तक वो अपने करियर में भी काफ़ी बिजी हो चुकी थी, उनके पास मनी थी, पैसा था, लेकिन टाइम ही नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि इस बार क्यों ना खुद 2-3 घंटे तक डायरेक्ट पास्ट लाइफ रिलेशन एंड हीलिंग करवाने के बजाय कोई ऐसी मोडालिटी को ट्राई किया जाए जिससे मुझे अपने आंसर भी मिल जाए और मेरा टाइम भी सेव हो जाए। और इसी सोच के साथ उन्होंने एक फेमस आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर को कंसल्ट किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके मैरिज में जो डिले है और जो प्रॉब्लम्स है, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर ने उन्हें बताया कि उनके पीछे जो रीज़न है वो 5 सोल्स हैं। रीडर्स के अनुसार इन सोल स्टेटस या कार्मिक इन्फ्लुएंस की वजह से उनके मैरिज में ये ब्लॉकेजेस हो रही है। उन्होंने क्लाइंट से ये भी कहा कि कुछ सेशन में डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू इन इश्यूज पर वर्क किया जा सकता है। और इतना ही क्लाइंट को ये भी कहा गया कि जब भी वो किसी लड़के के मैरिज के लिए शॉर्टलिस्ट करे तो उनकी फ़ोटोग्राफ उनके पास भेजे। वो फोटोग्राफ को स्कैन करके ये चेक करेंगे कि कहीं उन कार्मिक सोल्स का उस व्यक्ति के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है, ताकि इन सोल्स को उनकी लाइफ में एंटर करने से रोका जा सके। अब क्लाइंट को लगा कि भाई एवरीथिंग इज सॉर्टेड, स्पिरिचुअल लेवल पर सब प्रोटेक्शन है, मैरिज के लिए प्रॉपर प्रोसेस है, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो सकती है?
और इसी बीच मैट्रिमोनियल्स के थ्रू एक और रिश्ता आया। क्लाइंट को ये लड़का बहुत पसंद आया, कुंडली में मैच हो गया और उन्होंने उस लड़के की फोटोग्राफ को एज यूजुअल आकाशी रीडर को एनर्जी स्कैनिंग के लिए भेजा। रीडर की तरफ से भी उस सोल के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड, सब कुछ परफेक्ट था, बट फिर भी उनका ये रिश्ता टूट गया। अब रिश्ता क्यों टूटा? क्योंकि जो क्लाइंट है वो जिस फैमिली से बिलोंग करती है वहाँ पर अनियन और दाल एट ये सब कुछ नहीं खाया जाता है, जबकि वो लड़का इन चीज़ों का सेवन करता था। अब देखिए, उन पर पर्सनली कोई फोर्स नहीं था। उस लड़के ने खुद कहा था कि अगर वो चाहे तो शादी के बाद भी अपनी जो ये सात्विक लाइफस्टाइल है, जो फूड हैबिट्स है, उनको कंटिन्यू रख सकती है। उन्हें या उनकी फैमिली को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी क्लाइंट ने खुद ही डिसाइड किया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे घर पर नहीं जा सकती जहाँ पर ये सब कुछ कंज्यूम किया जाता हो, और ये रिश्ता वहीं टूट गया। और इस रिश्ते के टूटने के इमीडिएटली बाद जो आज के उनके हस्बैंड ने हैं, उन्होंने फिर क्लाइंट के घर में मैरिज का प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि क्लाइंट की एज बढ़ती जा रही थी और जो ये फैमिली थी वो भी गार्लिक, अनियन, इन सब चीज़ों को कंज्यूम नहीं करती है, यानी जिस लाइफस्टाइल को क्लाइंट चाहती थी वहाँ पे ये मैच हो रही थी, तो उन्होंने अपने होने वाले हस्बैंड की फोटो को भी आकाशी रीडर के पास एनर्जी स्कैनिंग के लिए भेजा। रीडर ने इस सोल को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया, और इस बार फैमिली के प्रेशर की वजह से और बढ़ती हुई उम्र की वजह से उन्होंने इस मैरिज के लिए आखिरकार हाँ कर दी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों। अगर सब कुछ इतना वेल प्लान था, स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी, तो फिर व्हाट वेंट रॉन्ग? गलती कहाँ हुई? क्या आकाशिक रिकॉर्ड सच में एक्यूरेट है? क्या हम अपने कार्मिक रिलेशनशिप को वास्तव में अवॉइड कर सकते हैं, या फिर जैसे कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा? क्या ये सच है? और अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज उसको भी कमेंट में लिखिए। तो अब जैसे टाइम बीतता है तो क्लाइंट ने बताया कि मैरिज के बाद तो सब कुछ ठीक ठाक ही दिख रहा था, लेकिन मैरिज के कुछ ही समय बाद क्लाइंट को पता चला कि उनके हस्बैंड के मल्टीपल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, और धीरे धीरे ये जो मैरिड लाइफ है उसकी रियलिटी सामने आने लगी। मदर इन लॉ भी उनको परेशान करने लगी। हस्बैंड ने कभी फिजिकली अब्यूज तो नहीं किया, लेकिन जो फिजिकल इंटीमेसी होती है हस्बैंड वाइफ के बीच वो लगभग थी ही नहीं। वो इस पूरी सिटी में बिल्कुल अकेली थी। फाइनेंशियली क्योंकि उनकी जॉब नहीं थी, जॉब वो छोड़ चुकी थी दिल्ली में ही, तो यहाँ वो टोटली फाइनेंशियली अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट थी। और ये वो पॉइंट था जब उन्होंने डिसीजन लिया कि अब मुझे एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवानी चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर इसका रूट कॉज क्या है, और मुझे अब उसको सोल लेवल में हील करना है। अब जब मेन सेशन शुरू हुआ, क्लाइंट को ट्रांस की गहराइयों में थीटा लेवल पर उतारने के बाद जब उन्होंने अपनी इमीडिएट पास्ट लाइफ को देखा, जब उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अपनी इमीडिएट पास्ट लाइफ में चाहिए एक ऐसा पास्ट लाइफ जो उनकी करंट रिलेशनशिप इश्यू से डायरेक्टली कनेक्टेड थी, तो जो पहला सीन ओपन हुआ, उन्होंने खुद को एक बहुत सुंदर अपर मिडिल क्लास घर में पाया। उन्होंने बताया कि वो इस लाइफ में एक मैरिड मैन है। जी हाँ, उन्होंने अपने आप को एक मैरिड मैन के रूप में देखा। इस लाइफ में तो वो फीमेल है, उस लाइफ में वो मैन थी, और अभी अभी वो कहीं अपने घर वापस आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि इस घर में क्या आपके अलावा कोई है, तो उन्होंने अपने सामने एक औरत दिखाई दी। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये उस लाइफ में आपकी कौन है, तो उन्होंने बोला ये मेरी वाइफ है, और जो मेरी वाइफ है वो मेरा इंतज़ार कर रही है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और वो काफ़ी देर से घर वापस आए हैं। अब क्लाइंट को जो उनकी वाइफ है उस लाइफ की, उनकी एनर्जी को स्टैंड करने के लिए कहा गया ताकि पता चल सके कि क्या ये एनर्जी इस लाइफ में भी प्रेजेंट है। तो क्लाइंट ने कहा कि ये जो मेरी वाइफ है ये मेरी प्रेजेंट लाइफ के हस्बैंड ही है। अब उनसे पूछा गया कि भाई जानने की कोशिश कीजिए
कि आप अपनी वाइफ के लिए क्या फील करते हैं और आपकी वाइफ की आपके लिए क्या फीलिंग है। तो उन्होंने कहा कि मुझे फील हो रहा है कि मेरी वाइफ तो मुझे बहुत लविंग लग रही है, उन्हें वो मुझसे बहुत प्यार कर रही है, ऐसा लग रहा है वो ब्लाइंडली मुझ पर ट्रस्ट करती हैं, वो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन अगर मैं अपने अंदर अपने आप को स्टैंड करूं तो मुझे लगता है कि मैं इनसे प्यार नहीं करता। तो आप उनसे पूछा कि भाई आप उनसे क्यों नहीं प्यार करते, फिर वो तो बहुत अच्छी है आप बोल रहे हैं। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि क्योंकि मेरे अंदर किसी और के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और आप उन्हीं फीलिंग के बेस में उस मोमेंट में भेजा गया जहां वो देख सके कि किनके लिए उनको ये फीलिंग्स है। और जैसे ही उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया तो सीन चेंज हुआ और उन्होंने खुद को एक होटल रूम में पाया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल यंग लेडी है और हम दोनों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है। और क्लाइंट ने क्लियरली कहा कि मुझे इनके लिए बहुत ही लव वाली फीलिंग, पावरफुल फीलिंग महसूस हो रही है। अब जब उनको ये बोला गया कि भाई इस व्यक्ति को अपने वर्तमान जीवन में पहचानने की कोशिश कीजिए, तो अब आप सोचिए कौन हो सकता है वो उनकी प्रेजेंट लाइफ में। प्रेजेंट लाइफ में तो वो थे, तो कौन होगा वो, जरा सोचिए। तो जी हाँ, ये वही लड़का है जो प्रेजेंट लाइफ में उनके लिए सबसे पहले मैरिज का प्रपोजल लेकर आया था, यानी जिनके साथ उनकी पास्ट लाइफ में एक सच्चा प्यार था, वो ही सोल प्रेजेंट लाइफ में उनके सामने दोबारा से रिलेशनशिप का प्रपोजल लेकर आई। लेकिन क्लाइंट ने उनको पहचान ही नहीं पाई और अपनी प्रेजेंट लाइफ की जो ये कंडीशंस थी और जो प्रेफरेंस थी, इसके आधार पर उन्होंने उस रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर दिया। और जिस रिलेशनशिप को उन्होंने एक्सेप्ट किया वो बाद में उनके लिए एक बेहद ही पेनफुल एक्सपीरियंस बन गया। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि किसी भी रिलेशनशिप या लाइफ सिचुएशन को लेकर कंप्लेन करने से पहले एक बार ऑब्जर्व जरूर कीजिए। कभी कभी हम जिस चीज की तलाश कर रहे होते हैं, जिस चीज के लिए हम यूनिवर्स से, भगवान से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो किसी दूसरे फॉर्म में हमारे सामने जरूर मैनिफेस्ट होती है, लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में पहले से ही एक सेट इमेज, एक्सपेक्टेशन, कंडीशन या कोई किसी तरह की चेकलिस्ट बनी होती है और हम यूनिवर्स द्वारा भेजे हुए सिग्नल्स या अपॉर्चुनिटी या इंसान को अपनी उस सेट चेकलिस्ट में कंपेयर करके रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा, रिसीविंग मोड में रहिए। हर चीज को ब्लाइंडली मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी अपॉर्चुनिटी तो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट मत कीजिए क्योंकि वो आपकी इमेजिनेशन की एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं उतरती। यूनिवर्स आपको वही चीज देता है जो आपके लिए सही है, बस उस फॉर्म में नहीं देते जिसकी आपने इमेजिनेशन करी है, कल्पना करी है। तो अब जब क्लाइंट से पूछा गया कि भाई जो उस लाइफ में उनकी मदर इन लॉ है, क्या वो इस लाइफ में भी प्रेजेंट है, और जैसे ही ये क्वेश्चन को उनसे पूछा गया तो एकदम से एक नया ही सीन इमर्ज हो गया और क्लाइंट ने अपनी उस पास्ट लाइफ में देखा कि जो उनका वाइफ है, उनका एक ब्रदर है, यानी कि पास्ट लाइफ में दोनों भाई बहन हैं, उनकी जो एनर्जी है वो उनकी मदर इन लॉ की एनर्जी से मैच हो रही है। यानी कि पास्ट लाइफ में वो दोनों कौन थे? भाई बहन थे, और इस प्रेजेंट लाइफ में दोनों सोल्स माँ बेटे के रूप में फिर से आई हैं। इंटरेस्टिंग है ना बहुत, कैसे सोल्स अपने रोल्स चेंज करती है। लेकिन कहानी अब यहीं खत्म नहीं हुई थी। क्लाइंट ने कहा कि मुझे फील हो रहा है कि जो ये इनके जो मेरी वाइफ के जो भाई हैं उनको मुझ पर शक है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते और उन्हें ये भी फील हो रहा है कि उनकी वजह से उनकी बहन की जिंदगी खराब हो रही है। यानी प्रेजेंट लाइफ में जो मदर इन लॉ दिखाई दे रही है उसकी जो ये जो इमोशनल रूट्स है वो उस पास्ट लाइफ में भी दिखाई दे रही थी। अब जब क्लाइंट को उस पास्ट लाइफ के डेथ मोमेंट में जाने को कहा गया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो उन्होंने एक बहुत ही इंटेंस सीन को देखा। उन्होंने देखा कि वो अपनी वाइफ के भाई के साथ एक पहाड़ के किनारे पर खड़े हैं
उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके भाई को उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पता चल चुका है और दोनों के बीच बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रही है और धीरे धीरे ये आर्ग्यूमेंट इतनी बढ़ गई है कि ये सिचुएशन अब कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और सडनली गुस्से में जो उनके वाइफ के भाई है उन्होंने उनको पुश कर दिया। क्लाइंट का बैलेंस बिगड़ा और वो पहाड़ी से नीचे गिर गए और उनकी इंस्टेंट डेथ हो गई। अब डेथ के बाद जो नेचुरल प्रोसेस होता है, इंटेंस डीप सोल लेवल रिलीजिंग, क्लेंसिंग और हीलिंग का प्रोसेस है, उसे स्टार्ट किया गया। उसके बाद फॉरगिवनेस और कार्मिक कटिंग का प्रोसेस किया गया और उस पास लाइफ की जो उनकी वाइफ थी और जो ब्रदर थी उनकी सोल्स को बुलाया गया। क्लाइंट ने दोनों सोल्स को से फॉरगिवनेस सीख करी और कार्मिक रिलीज करने की पूरी कोशिश करी। जो भी हमारी टेक्निक्स है वो सब कुछ यूज करी गई, लेकिन जो उनकी वाइफ की सोल्स है उन्होंने उन्हें माफ करने से मना कर दिया। बहुत ही कोशिश की गई, स्पिरिट गाइड ने भी इंटरवेन किया, बट उनकी वाइफ की सोल ने उनको बिल्कुल भी माफ नहीं किया। और क्योंकि फॉरगिवनेस नहीं हुई तो कॉट अटेन का जो वो भी उस पास लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकी। और शायद यही अनरिजॉल्व एनर्जी आगे चलकर एक कार्मिक डेथ का रूप लेकर इन दोनों सोल्स को एक और लाइफ टाइम में फिर से एक दूसरे के सामने लेकर आने वाली थी। अब इसके बाद क्लाइंट को एक और सब्सिडेंट पास लाइफ में ले जाया गया और यहाँ जो सीन था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन सिचुएशन सेम ही थी। इस पास लाइफ में भी क्लाइंट ने खुद को वाइफ के रोल में देखा, यानी कि जिस रोल में वो इस प्रेजेंट लाइफ में है उस लाइफ में भी वो एक औरत थी और किसी की पत्नी थी। और वो जिनकी पत्नी थी वो आप समझ रहे होंगे, जो प्रेजेंट लाइफ के उनके हस्बैंड हैं वो ही उस लाइफ में भी उनके हस्बैंड थे। लेकिन इस लाइफ में एक बहुत ही गहरी इमोशनल इंटेंसिटी थी। एक वाइफ के रूप में क्लाइंट जो थी वो अपने हस्बैंड से बहुत ही डीपली और ब्लाइंडली प्यार करती थी। उनका जो पूरा इमोशनल वर्ल्ड था वो अपने हस्बैंड के ही इर्द गिर्द घूमता था, पर हस्बैंड जो थे वो उनको बार बार चीट कर रहे थे। एक बार नहीं, उन्होंने देखा कि मल्टीपल इवेंट्स में उनके हस्बैंड के बहुत सारी औरतों के साथ अफेयर्स थे, बहुत ही कैजुअल अफेयर्स थे। और जो सबसे पेनफुल बात सामने आई वो ये थी कि जो ये शादी थी वो किसी प्यार के लिए नहीं हुई थी, बल्कि हस्बैंड ने उनसे शादी उस लाइफ में मनी और बिजनेस बेनिफिट लेती थी। यानी उस पास लाइफ में भी एक सोल थी जो पूरी तरह से इमोशनली अटैच्ड थी और दूसरी सोल थी जो उस अटैचमेंट का क्या कर रही थी, फायदा उठा रही थी और बार बार बिट्रेयल कर रही थी। और यही पैटर्न एक और लाइफ टाइम में फिर से दिखाई दिया। पूरे कार्मिक लूप की उस पास्ट लाइफ में जाने का जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, जहां इसका सीड था, देखने के लिए थी आखिर वहां कैसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये दोनों हस्बैंड एक दूसरे को ऐसे लव और बिट्रेयल के रिश्ते में आए जा रहे हैं और सेम ही हस्बैंड वाइफ के ही रूप में आ रहे हैं। तो क्लाइंट को जब उनकी सबसे इनिशियल पास्ट लाइफ में ले जाने का निर्देश दिया ताकि इस पूरी समस्या को जड़ तक पहुंचा जा सके, और जैसे ही क्लाइंट ने उस इनिशियल पास्ट लाइफ को देखा तो फिर वो पति पत्नी के रूप में ही सामने आए। अब इस पास्ट लाइफ में जो मेरी क्लाइंट थी वो स्त्री ही थी, वुमेन ही थी, और वो किसी की पत्नी थी। और जो उस लाइफ में उनके पति थे वो वही थे जो इस लाइफ में उनके पति हैं। सेम रोल। और जैसे ही पहला सीन सामने उन्होंने देखा कि पति पत्नी के बीच किसी बात पे बहुत ही जोरदार लड़ाई हो रही है। पहले सीन में ही लड़ाई वाला सीन ओपन होता है। अब उनको निर्देश दिया गया कि भाई देखिए इस लड़ाई का कारण क्या है। तो क्लाइंट ने कहा कि हमारे पैसों को लेकर लड़ाई हो रही है। उनके जो पति है उन पर बहुत चिल्ला रहे हैं कि तुम्हें पैसों को संभालना ही नहीं आता, तुम बाहर घूमने फिरने, शॉपिंग, पार्टीज और अपनी ज़रूरतों में बहुत पैसा खर्च करती हो, तुम्हें भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। अब क्लाइंट से पूछा गया कि क्या वास्तव में आपकी कोई गलती है या आपको बेवजह ही दोष दिया जा रहा है, वहां पर असल में हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई गलती है, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और अपने पैसे अपनी ज़रूरतों पर खर्च करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। और यहाँ से इस कहानी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परत उठती है
देखिए, कभी कभी हम अपने पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही है, हमें सच में लगता है कि भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। और जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन क्या हमने कभी थोड़ा रुककर ये जानने की कोशिश की है कि उसी घटना को सामने वाला इंसान, दूसरा इंसान किस तरीके से देख रहा है। और इस थेरेपी में अब हमने यही किया, हमने एक टैक्टिक यूज करी जिससे हम जान सके कि जो उनके पति हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या है, इस उनके नज़रिए से सिचुएशन को समझा जा सके। तो क्लाइंट की चेतना को उनके पति के अंदर शिफ्ट किया गया ताकि वो महसूस कर सके कि उस समय उनके पति के अंदर वास्तव में क्या चल रहा है। और जो सच सामने आए वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी थी। बाहर से तो उनके पति पैसों की फिजूल खर्ची को लेकर उनसे रोज झगड़ा कर रहे थे, लेकिन अंदर से उनके पति के जो इमोशंस थे वो दूसरे थे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पति को तो बच्चा चाहिए लेकिन मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती और उनके साथ बच्चा चाहती ही नहीं हूँ। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि अंदर ही अंदर उनको मुझ पर शक है कि शायद कि मेरा ऑफिस में किसी कलीग के साथ कोई संबंध है और इसी वजह से मैं बच्चा करने में डिले कर रही हूँ। अब उनसे पूछा गया कि क्या वास्तव में आपका किसी के साथ कोई अफेयर है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। और पूरी जिंदगी उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उनके पति के मन में वास्तव में चल क्या रहा था। पति ने अपनी भावना खुल के बताई नहीं और पत्नी उनके मन की बात को ऑब्वियसली समझ ही नहीं पाई। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे पास जितने भी मैरिड कपल्स के रिलेशनशिप इश्यूज के केस आते हैं उनमें यही साइलेंस दिखता है। दो लोग एक ही रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन उनके भीतर उनके बीच कभी खुल के बातचीत ही नहीं होती। एक इंसान कुछ और फील कर रहा होता है लेकिन वो कहता नहीं है, दूसरा इंसान उस चुप्पी को अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल लेता है। फिर ये इंटरनल थॉट्स एंड इमोशंस धीरे धीरे एक बिलीफ में कन्वर्ट हो जाते हैं और वही बिलीफ आगे चलकर गुस्सा, नाराजगी में बदल जाते हैं और वो उनका खुद का सच, अपना वर्जन बन जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पति के अंदर एक असुरक्षा, दुख, अकेलापन और अस्वीकार किए जाने का भाव बढ़ता गया और वो पूरी जिंदगी अनजाने अनजाने में उन्हें ट्रस्ट ही देते रहे कि जिस तरह से आज मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं, एक दिन तुम भी मेरे लिए तड़पोगी। उस लाइफ में जो ये इमोशनल फीलिंग्स थी, जो पेन था, उसको कभी क्लोजर ही नहीं मिला। और यही इस पूरे पैटर्न की असली जड़ थी। जो प्यार अधूरा रह गया, जो दर्द रिलीज ही नहीं हो पाया और जो इमोशन कभी एक्सप्रेस ही नहीं हो पाए, वो सब कुछ इन दोनों सोल्स के बीच जिससे एक अनरिजॉल्व एनर्जी बनकर रह गए। और शायद यही वो प्यार का कर्ज या जो इन दोनों सोल्स के बीच में एक लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम में कैरी होता गया। और इन सोल्स ने भी उन्हें समझने के बजाय टिक फॉर टैट की तरह एक दूसरे को बिट्रे करते रहे। अब जब उस लाइफ में, उस इनिशियल पास्ट लाइफ में क्लाइंट को डेथ मोमेंट में ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि उनको पेट में और अपने लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बच्चे को जन्म देते समय उनकी उस लाइफ में मृत्यु हो गई। अब ये बात क्लाइंट ने सेशन से पहले बताई नहीं थी, लेकिन सेशन के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस लाइफ में भी उनके 2 मिसकैरेज हो चुके हैं और उन्हें लोअर बैक पे लगातार पेन रहता है। और इस सेशन के बाद क्लाइंट ने बताया कि उनका जो लोअर बैक का पेन है वो अब उसकी जो है बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, उसमें वो ठीक हो गया है। यानी कि जो पैटर्न उस पास्ट लाइफ में दिखाई दे रहा था उसका शायद इस करंट लाइफ में ये एक कनेक्शन कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। अब आप ही बताइए, अब यहाँ कौन सी सोल ग्रीन फ्लैग है, कौन सी सोल रेड फ्लैग है? देखिए, ये
दोनों सोल्स हर लाइफ टाइम में किसी ना किसी रूप में प्यार, अटैचमेंट और बेट्रेयल के पैटर्न को रिपीट कर रही थी। इसलिए जब आकाशिक रीडिंग के दौरान इन सभी सोल्स की एनर्जी को स्टैंड किया गया, सभी सोल्स इंक्लूडिंग उनके हस्बैंड की सोल ग्रीन फ्लैग ही दिखाई दी। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि ये टारगेट लूप इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल हो चुका था कि इसमें कोई एक आत्मा स्पष्ट रूप से गलत या रेड फ्लैग नहीं थी, ना उनके पति और ना शायद वो दूसरा व्यक्ति। हर आत्मा अपने अपने भावात्मक अनुभव, टारगेट पैटर्न्स और अधूरे लेसन्स को लेकर इस रिश्ते में जुड़ी हुई थी। यानी सोल लेवल पर किसी को सिंपली गुड या बैड कह देना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है। अब सेशन के बाद जब सोल लेवल की हीलिंग कंप्लीट हो गई तब स्पिरिट गाइड को इन्वोक किया गया। हमने स्पिरिट गाइड से पूछा कि भाई ये जो रिपीटेड टारगेट पैटर्न आखिर कितने लाइफ टाइम से आ रहा है और ये टारगेट डेट अब तक क्लियर क्यों नहीं हो पाया है। तो गाइडेंस के अनुसार ये पैटर्न लगभग 20 लाइफ टाइम से, हमने तो सिर्फ 3 लाइफ टाइम देखी थी अराउंड 2 to 3 आवर्स के इस पूरे सेशन में, बट ये 20 लाइफ टाइम से किसी न किसी रूप में पैटर्न रिपीट हो रहा है। बार बार वही सोल अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में हस्बैंड वाइफ के रोल में आ रहे हैं, लेकिन हर बार एक लूप की तरह सिर्फ समझ ये बिल्कुल ये लूप ही बन गया है। और स्पिरिट गाइड ने बोला कि अब इस लूप को सिर्फ आपको समझना ही नहीं है, इसे तोड़ना भी जरूरी है और इसका सॉल्यूशन पास्ट लाइफ में तो है ही नहीं, इसका सॉल्यूशन बियॉन्ड लाइफ में जाकर मिलेगा। और यही एज अ थेरेपिस्ट मैंने डिसाइड किया कि हम अब इनका बियॉन्ड लाइफ रेडिएशन सेशन करेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए जब क्लाइंट को बियॉन्ड लाइफ में ले जाया गया तो आगे क्या हुआ, क्लाइंट ने अपनी सोल फैमिली में किस किस को देखा, क्या उनके जो प्रेजेंट लाइफ के हस्बैंड की सोल है उनकी सोल फैमिली का हिस्सा थी या फिर कोई वो एक चैलेंजिंग एनिमी सोल के रूप में उनका रोल है उनकी लाइफ में, क्या दोनों सोल्स के बीच क्या कोई एक्चुअल सोल्स कॉन्ट्रैक्ट है और ये टारगेट पैटर्न आखिर बना ही क्यों। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या स्पिरिट गाइड ने हमें उनके जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उन दोनों को डिसॉल्व करने की परमिशन दी। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमको बियॉन्ड लाइफ रेडिएशन थेरेपी के दौरान मिले, जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप इस स्टोरी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं, उसे मिस नहीं करना चाहते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।